इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर किसी भी रूट या स्टेम का एनाटॉमी पढ़ोगे तो सबसे पहले और जनरली याद रखना जो एनाटॉमी का पार्ट होगा वो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब कि हमारे पास कोई भी एक मोनोकोट स्टेम, उस मोनोकोट स्टेम को हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे इस तरह से। मानने के लिए कि ये एक मोनोकोट स्टेम, अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना होगा तो हम इसके एक मैच्योर रीजन से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे, उसके बाद इसको ऊपर से देखेंगे। अब जो ऊपर से हम देखने के बाद स्टडी करेंगे उसी सेक्शन या पार्ट को कहेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। अब मैंने बताया कि प्लांट के अंदर जब आप किसी भी स्ट्रक्चर का एनाटॉमी पढ़ोगे तो बाहर से कहाँ की तरफ चलोगे, अंदर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ। और जब सबसे बाहर से अंदर की तरफ चलोगे मतलब आपके पास एक स्टेम, उस स्टेम में आपको ये देखना होगा कि बाहर से सेंटर की तरफ किस तरह से टिश्यू अरेंज होंगे, क्या अरेंजमेंट होगा। अब अगर आप मोनोकोट स्टेम को बाहर से, सबसे बाहर वाला लेयर में बनाता हूँ, बाहर से अंदर की तरफ देखना स्टार्ट करोगे तो उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको नजर आएगा वो क्या होगा, एपिडर्मिस। इस तरह से पढ़ा आपने सब पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी होगा एपिडर्मिस। और इससे पहले आपने ये पढ़ा कि चाहे वो मोनोकोट रूट हो, डाइकोट रूट हो, कि एपिडर्मिस कितना लेयर होगा, सिंगल लेयर होगा। वो तो जनरल एक बात लिखाई थी कि एपिडर्मिस का मतलब समझना सबसे बाहर वाला कवरिंग। एपिडर्मिस किसी भी पार्ट का वो सिंगल लेयर होगा। और एपिडर्मिस के जो सेल्स होंगे उन सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होने का मतलब ये हुआ कि सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे, उनके बीच में कोई जगह नहीं होगी। कैसे, ये एक सेल, मान लो ये एक सेल, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये रहा दूसरा सेल, इन दोनों सेल्स के बीच कोई जगह नहीं, इसलिए लिखा इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। मैं कंप्लीट लेयर की फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ। एपिडर्मिस सेल्स में बना, क्या क्यूटिकल होगा यहाँ पर, होगा क्यूटिकल, कि भाई स्टेम और लीफ उसके एपिडर्मिस के ऊपर एक एक्स्ट्रा फैटी लेयर प्रेजेंट होगा, उस लेयर को क्या नाम दोगे, क्यूटिकल। देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, एपिडर्मिस से रिलेटेड इस लेयर को मैं कहूँगा क्यूटिकल। इसका काम क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना, यानी मतलब ये हुआ कि सेल्स के अंदर से पानी को बाहर ना जाने देना। इसका नेचर फैटी होगा, उसकी वजह से पानी को रिपेल करेगा, अंदर की तरफ रखेगा। अब जो मोनोकोट स्टेम का एपिडर्मिस होगा, ध्यान से सुनना, उस एपिडर्मिस पर ये देखा गया कि ज़्यादातर मोनोकोट स्टेम के एपिडर्मिस पर ट्राइकोम्स नहीं होते। ट्राइकोम्स का दूसरा नाम स्टेम हेयर्स। मतलब ये हुआ कि मोनोकोट स्टेम के जो सेल्स होंगे उन सेल्स में जनरली इलोंगेशन नहीं होगा। ये बात याद रखने वाली कि ज़्यादातर मोनोकोट स्टेम का जो सबसे बाहर वाला कवरिंग होगा उस कवरिंग पर इस तरह के इलोंगेशन नहीं होंगे, इसलिए लिखा ट्राइकोम्स एब्सेंट। और एक दूसरी बात ये कि मोनोकोट स्टेम का जो एपिडर्मिस होगा, इसी एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होंगे कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम नंबर में कुछ स्टोमेटा, फ्यू स्टोमेटा। यानी मतलब ये हुआ कि ये जो एपिडर्मल सेल्स होंगे इन्हीं एपिडर्मिस के बीच, यानी एपिडर्मल सेल्स के बीच में ही प्रेजेंट होंगे गार्ड सेल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हम पढ़ रहे हैं मोनोकोट स्टेम और हमने ये बताया कि मोनोकोट स्टेम के एपिडर्मिस में कुछ स्टोमेटा होंगे, तो इन स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होंगे उनका शेप कैसा होगा, डम्बल शेप। तो हम कहेंगे यहाँ पर होगा डम्बल शेप गार्ड सेल्स, डम्बल शेप गार्ड सेल्स। और इसी तरह एक बात और याद रखना, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, डाइकोट स्टेम, वहाँ पर भी लिखना जहाँ पर आपने लिखा था डाइकोट स्टेम का एपिडर्मिस, उस पेज को खोलना और वहाँ पर भी लिखना कि डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते कुछ स्टोमेटा, फ्यू स्टोमेटा।
डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होते हैं कुछ स्टोमेटा। अब जो डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस में स्टोमेटा होंगे, उस स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होंगे उनका शेप कैसा होगा? बीन शेप। बीन शेप वो हमने पहले ही पढ़ा स्टार्टिंग में, बीन शेप गार्ड सेल्स, कि भाई जो डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस के पास कुछ स्टोमेटा होंगे। इस पॉइंट को वहीं पर लिख लेना, उस पेज को खोलकर जहाँ आपने डाइकोट स्टेम का एनाटॉमी लिखा वहाँ पर लिखा होगा एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस में लिखना कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, फ्यू स्टोमेटा, और उन स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होंगे वो बीन शेप होंगे। ठीक, अब थोड़ा कंपेयर कर पढ़ो। कंपेयर क्या कि डाइकोट स्टेम में आपने ये पढ़ा एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर होगा? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किस टिश्यू से बना होगा डाइकोट स्टेम में? कॉलेनकाइमा। किससे बना होगा? कॉलेनकाइमा। अब सुनो, मोनोकोट स्टेम में भी कहा गया एपिडर्मिस के बाद 2 से 3 लेयर कुछ सेल्स की प्रेजेंट होंगी। उन सेल्स की लेयर को पहले सुन लेना, एक साथ हम कहेंगे हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, नीचे। जो एपी, यानी एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे, जो ऊपर वाले से नीचे होगा उसको कहेंगे हाइपोडर्मिस। डर्मिस का मतलब लेयर। तो सबसे ऊपर वाले लेयर के नीचे जो कुछ लेयर होंगी, इन लेयर्स को कहा जाएगा हाइपोडर्मिस। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोनोकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होगा वो बना होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, बहुत बड़ा डिफरेंस ये कि डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस किससे बना होगा? कॉलेनकाइमा। ऐसे याद रखना, सी से कॉलेनकाइमा, और सी के बाद क्या आता है? डी। ये क्वेश्चन डी कि डाइकोट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस होगा वो कॉलेनकाइमा, और कॉलेनकाइमा के बाद ही क्या था? स्क्लेरेनकाइमा। पहले आपने पढ़ा डाइकोट, उसके बाद क्या पढ़ा? मोनोकोट, है ना? पहले डाइकोट पढ़ा हर स्ट्रक्चर में, उसके बाद मोनोकोट। तो यानी बात बताने वाली वो ये कि भाई जो हाइपोडर्मिस होगा वो स्क्लेरेनकाइमा के सेल से बना होगा, और हाइपोडर्मिस का कितना लेयर होगा? आप कहोगे 2 to 3 लेयर, फ्यू लेयर भी लिख सकते हो, 2 से 3 लेयर होंगी। अब स्क्लेरेनकाइमा भी आपने पढ़ा 2 टाइप के, कौन कौन से? स्क्लेरेनकाइमा 2 टाइप, या तो फाइबर्स या फिर स्क्लेरेंस। यहाँ पर जो स्क्लेरेनकाइमा होगा जनरली कहा कि वो फाइबर वाले होंगे, पढ़े थे ना 2 टाइप? हाँ, उसमें फाइबर्स होगा। तो 2 लेयर हमारे पास हुआ, एक हुआ एपिडर्मिस और दूसरा हुआ हाइपो। डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस के बाद क्या था? पैरेनकाइमा सेल्स के कुछ लेयर। मोनोकोट स्टेम के अंदर कहा गया कि यहाँ पर हाइपोडर्मिस के बाद कोई लेयर का डिस्टिंग्यूशन नहीं होगा। हाइपोडर्मिस के बाद जितने भी पैरेनकाइमा सेल्स के लेयर होंगे, उन सब पैरेनकाइमा सेल्स के लेयर को, या जितने भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उन सबको कहा गया ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू मतलब क्या हुआ कि जैसे डाइकोट स्टेम के अंदर पढ़ा, डाइकोट स्टेम में ये पढ़ा कि हाइपोडर्मिस के बाद होगा कुछ पैरेनकाइमा सेल्स का लेयर, उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब मोनोकोट स्टेम के अंदर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद जितना भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा उस सब सेल को क्या कहोगे? ग्राउंड टिश्यू। और याद करो, ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या नहीं आता? 2 चीज़ें, एक एपिडर्मिस और दूसरा वेस्क्यूलर बंडल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, उन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे यहीं पर वेस्क्यूलर बंडल। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेम, और आपने ये पढ़ा कि स्टेम के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होगा वो किस टाइप का होगा? कौन? पहली बात तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि जो हमारे पास स्टेम, और उसमें 2 ही लेयर क्लियर कट डिस्टिंग्यूश होंगी। बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, 2-3 लेयर हाइपोडर्मिस। उसके बाद जितना भी पैरेनकाइमा सेल्स होगा, उस सब पैरेनकाइमा सेल क्या कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू। इसी ग्राउंड टिश्यू के अंदर बहुत सारे 1-2 नहीं, अच्छे खासे नंबर में वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट होंगे।
अब जो वेस्क्यूलर बंडल का अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से यहाँ अरेंज होंगे, किस तरह से लगे होंगे। जैसे आपने पढ़ा कि डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होगा, रिंग अरेंजमेंट, वो रिंग की फॉर्म में। लेकिन कहा गया मोनोकोट स्टेम के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे वो रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं होंगे, स्कैटर्ड होंगे। स्कैटर्ड का मतलब क्या हुआ, एक वेस्क्यूलर बंडल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, मतलब ये हुआ पूरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्क्यूलर बंडल बिखरे हुए होंगे। उनका कोई एक पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा। इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होगा उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। और ध्यान से सुनना, हम बाहर से अंदर की तरफ चले और आप मानो यहाँ से स्टार्टिंग की यहाँ पर एंडिंग हुई, यानी हम ऐसे पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर को, तो जो यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल होंगे इतने साइड में, हम उनको कहेंगे पेरिफेरल वेस्क्यूलर बंडल, मतलब वो वेस्क्यूलर बंडल जो पेरिफेरी की तरफ। और जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहोगे, सेंट्रल वेस्क्यूलर बंडल। मतलब ये हुआ कि मोनोकोट स्टेम का जो ग्राउंड टिश्यू होगा, इस कंप्लीट ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्क्यूलर बंडल स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। और जो बाहर वाले और अंदर वाले वेस्क्यूलर बंडल होंगे उनमें थोड़ा फर्क होगा। कैसा फर्क होगा देखो मैं बताता हूँ। मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ, मानो आप समझना यहाँ पर वीडी का मतलब क्या समझोगे, वेस्क्यूलर बंडल। इसी तरह मैं बनाता हूँ दूसरा यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर फ्लोएम होगा और जाइलम होगा। एक वेस्क्यूलर बंडल का अरेंजमेंट मैं समझाता हूँ। एक का बाहर की तरफ फ्लोएम, मतलब यहाँ पर होगा फ्लोएम। क्या कैम्बियम होगा बीच में? कैम्बियम नहीं होगा, क्योंकि मोनोकोट स्टेम के अंदर कैसी ग्रोथ नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ। तो फ्लोएम के बाद सीधा क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम। अब याद करो, स्टेम के अंदर जाइलम में आपने ये पढ़ा कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता था, एंडार्च। एंडार्च, इसको क्या बोलते थे, एंडार्च। तो एक वेस्क्यूलर बंडल को अगर मैं दिखाऊं तो आप समझना यहाँ पर होगा उसका फ्लोएम। फ्लोएम के बाद प्रेजेंट होगा मेटाजाइलम, गलत लिख दिया था, उसके बाद प्रोटोजाइलम। तो अरेंजमेंट ऐसे होगा मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। इसको कंप्लीट आप एक क्या मानोगे, जाइलम। और फ्लोएम जाइलम इन दोनों से मिलकर जो बना इसको क्या कहोगे, वेस्क्यूलर बंडल। मतलब जो मैंने लिखा वेस्क्यूलर बंडल, इसका मतलब हुआ फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। और ये वाला जो अरेंजमेंट हुआ, इस अरेंजमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, एंडार्च। इस टाइप के वेस्क्यूलर बंडल को आप क्या कहोगे, रेडियल के कॉन्जॉइंट, क्या कहोगे, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब ये हुआ कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ होंगे, जाइलम और फ्लोएम एक साथ होंगे। कैम्बियम ना होने की वजह से इसके नाम में क्या लगेगा, क्लोज। तो इसको मैं कहूँगा कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्क्यूलर बंडल। ठीक। और दूसरी बात, अरेंजमेंट किस तरह से होगा, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब पूरे ग्राउंड टिश्यू में क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, बिखरे हुए होंगे। अब ये रहा वेस्क्यूलर बंडल। मैं 2, 3, 4 और बनाता हूँ समझाने के लिए, और हर एक वेस्क्यूलर बंडल को आप ऐसे समझो। ये सब वेस्क्यूलर। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस वो ये बताया गया कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। ग्राउंड टिश्यू में देखो इतने पार्ट को अगर हम ग्राउंड टिश्यू करें तो इसका जो स्टार्टिंग वाला शुरुआती पार्ट होगा, या तो उसको क्या दूं, आउटर पार्ट, बाहर वाला पार्ट, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। और जो उसके बाद वाला पार्ट होगा, या तो उसको मैं इनर पार्ट बोल दूं, अगर इसको पेरिफेरल बोल दूं तो फिर इसको क्या बोल दूं, सेंट्रल बोल दूं। ठीक। तो इन सब वेस्क्यूलर बंडल को, यहाँ तक के वेस्क्यूलर बंडल को या तो आप कहोगे आउटर वेस्क्यूलर बंडल, यानी जो बाहर की तरफ होंगे वेस्क्यूलर बंडल कंप्लीट, या फिर इनको आप कहोगे पेरीफेरल वेस्क्यूलर बंडल। ये देखा गया कि मोनोकोट स्टेम के ग्राउंड टिश्यू में बाहर की तरफ जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे वो छोटे होंगे, और जो अंदर की तरफ होंगे वो कैसे होंगे, बड़े। देखो मैं साइज इसलिए बना रहा हूँ, छोटा बड़ा। मतलब ये हुआ आउटर पार्ट या पेरिफेरी पर, पेरिफेरी का मतलब बाहर की तरफ जो वेस्क्यूलर बंडल होगा वो छोटा होगा, सेंटर की तरफ बड़ा होगा। इसका मतलब ये भी समझा रहे हैं, छोटे बड़े का क्या मतलब होगा, ये वेस्क्यूलर बंडल, ये सब वेस्क्यूलर बंडल। साइज से समझना, ये छोटे साइज, ये बड़े साइज।
क्या आपको कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिख रहा है वेस्क्यूलर बंडल का? नहीं, इसलिए आप कहोगे स्कैटर्ड, बिखरे हुए वेस्क्यूलर बंडल। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो, इन सब वेस्क्यूलर बंडल को मैं कहूँगा पेरीफेरल वेस्क्यूलर बंडल, और इन सब वेस्क्यूलर बंडल को क्या कहूँगा? सेंट्रल वेस्क्यूलर बंडल। इन दोनों टाइप के वेस्क्यूलर बंडल में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि पेरीफेरल वेस्क्यूलर बंडल कैसे होंगे? स्मॉल इन साइज, और सेंट्रल वेस्क्यूलर बंडल कैसे होंगे? लार्ज इन साइज, लार्ज या बिगर इन साइज। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये वेस्क्यूलर बंडल किससे बना होगा? फ्लोएम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। MX का मतलब मेटाजाइलम, TX का मतलब प्रोटोजाइलम, सिर्फ P का मतलब फ्लोएम। ठीक। अब अगर हमने इस वेस्क्यूलर बंडल को कहा स्मॉलर, छोटे साइज का, और इसको कहा बड़े साइज का, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम के एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होगा, वेसल्स होगा, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब होगा, कंपेनियन सेल होंगे, मतलब इस वेस्क्यूलर बंडल के जो पार्ट्स होंगे जो आपने पढ़े जाइलम फ्लोएम के अंदर, उन सब का साइज छोटा होगा। और जो यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल के पार्ट्स होंगे, जाइलम फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होंगे, उनका साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। मोनोकोट स्टेम का एनाटॉमी बहुत आसान है। एपिडर्मिस पेरेन्काइमा से बना होगा, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा, उसके बाद कुछ नहीं, ना तो एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकल, ना मेडुलरी रेज, ना कॉन्जेक्टिव टिश्यू, कुछ भी नहीं, सिंपल ग्राउंड टिश्यू। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्क्यूलर बंडल, इस पूरे को तो हमने नाम दिया ग्राउंड टिश्यू, इसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल दिखाया, अब वेस्क्यूलर बंडल के अलावा यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? पेरेन्काइमस। मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड टिश्यू बना होगा उसमें पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे, मतलब यहाँ पर जो स्पेस आपको नजर आ रही है, ये सब कौन से सेल्स होंगे? पेरेन्काइमा, पूरा पेरेन्काइमेटस सेल। मैं सारे सेल नहीं बना रहा, बनाने से कुछ फायदा नहीं, बस लिख इसलिए रहे कि वेस्क्यूलर बंडल के अलावा जितना भी यहाँ पर पेरेन्काइमा का सेल्स होगा उसको कहोगे ग्राउंड टिश्यू, है ना। तो इतनी बात लिखना मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी के बारे में, फिर थोड़ा सा और बताएंगे इसके अंदर। मैंने क्या बोला कि ये ग्राउंड टिश्यू क्या होगा? वेस्क्यूलर बंडल के अलावा जितने भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो ग्राउंड टिश्यू है। मैंने स्टार्टिंग में बताते हुए कहा कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर एक एपिडर्मिस नहीं आएगा, और दूसरा इसके अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे वो नहीं आएंगे। मतलब ये हुआ, अब इन वेस्क्यूलर बंडल, ये वेस्क्यूलर बंडल, यहाँ पर कोई सेल होगा, यहाँ पर सेल्स होंगे, यहाँ पर सेल्स होंगे, यानी इन वेस्क्यूलर बंडल के अलावा यहाँ पर जितने भी सेल्स होंगे उन सब सेल्स को एक साथ कहोगे ग्राउंड टिश्यू।
देखो अगर इसको बना दिए तो एक पॉइंट और समझना, इधर देखो ये हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल, बेसिकली वेस्क्यूलर बंडल आप कहोगे फ्लोएम जाइलम। अब मोनोकोट स्टेम में ये देखा गया कि वेस्क्यूलर बंडल यानी फ्लोएम और जाइलम के अराउंड एक सेल्स का शीट होगा, मतलब सेल्स से बना हुआ लेयर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास ये एक फ्लोएम बाहर से अंदर की तरफ, ये फ्लोएम, उसके बाद यहाँ होगा मेटाजाइलम और उसके बाद यहाँ होगा प्रोटोजाइलम, ये तीन। आप समझो ये हमारे पास एक वेस्क्यूलर बंडल, इसके अंदर तीन कंपोनेंट फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। इन तीनों के अराउंड एक सेल्स का लेयर होगा जो इन तीनों को कवर कर कर रखेगा। तो हम कहेंगे कि वो लेयर वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड होगा, टाइटली इसको कवर कर कर रखेगा पूरी तरह। उस सेल्स के लेयर को जो मैंने यहाँ पर इस तरह से दिखाया, इस लेयर को कहा जाएगा बंडल शीट। शीट का मतलब वही लेयर, कवरिंग, और बंडल टर्म आया वेस्क्यूलर बंडल, मतलब ये हुआ कि वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड, वेस्क्यूलर बंडल के चारों तरफ ये जो हमने लेयर बनाया, इस लेयर को आप क्या कह सकते हो? बंडल शीट, बंडल शीट। और इस बंडल शीट के जो सेल्स होंगे वो पैरेनकाइमेटस सेल्स नहीं होंगे, वो होंगे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। इसीलिए बंडल शीट को हम ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं मानेंगे, वेस्क्यूलर बंडल का ही पार्ट मानेंगे। उसको नाम भी कुछ ऐसे दिया गया, बंडल शीट, कि भाई वेस्क्यूलर बंडल का शीट। यानी अगर मैं इसकी बात करूं कि जो मैंने लेयर बनाया, आप इस लेयर को नाम दे सकते हो, जितने भी वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड जितना भी आपको लेयर दिख रहा है, आप इस लेयर को नाम दे सकते हो बंडल शीट। बंडल शीट का मतलब जाइलम और फ्लोएम के अराउंड सेल्स का लेयर, और ये सेल्स का लेयर किस टिश्यू से बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा। इसीलिए कहा गया कि जो बंडल शीट होगा वो स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। स्क्लेरेनकाइमेटस का मतलब कि वो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स के लेयर से मिलकर बना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को लिखना। ये बंडल शीट डाइकोट स्टेम में नहीं होता। अभी हम डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के बीच डिफरेंस लिखेंगे, क्या अंतर होगा। इन सब को आप कहोगे बंडल शीट। बंडल शीट का मतलब वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड, वेस्क्यूलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ एक स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का लेयर होगा, उसी लेयर को हम कहेंगे बंडल शीट। बंडल शीट, और ये बंडल शीट बना होगा स्क्लेरेनकाइमा से। इसको लिखने के बाद आपने जहाँ डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर बनाया था उसको खोलना, उस पेज को जहाँ पर डाइकोट स्टेम का एनाटॉमी आपने लिखा। पहले हम यहाँ मैं लिखूँगा, आप बताना, फिर डिफरेंस समझेंगे, अंतर क्या होगा। मोनोकोट तो खत्म हो चुका है, इतना ही एनाटॉमी होगा मोनोकोट का। अब डाइकोट में आपने ये पढ़ा कि आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा? एपिडर्मिस। मैं लिख रहा हूँ, आप बताते जाना। अब इस एपिडर्मिस पर क्यूटिकल होगा? होगा। ट्राइकोम्स होंगे? बिल्कुल होगा। ठीक। स्टोमेटा होंगे? हाँ। अब सोचो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ। बना दिए थे हम एनाटॉमी उसका कि भाई मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस में क्या फर्क होगा। डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स होंगे, जो कि मोनोकोट स्टेम के एपिडर्मिस में नहीं होंगे। पहला डिफरेंस कि मोनोकोट स्टेम के एपिडर्मिस पर कोई इलॉन्गेशन नहीं होगा, स्टेम हेयर नहीं होंगे, जो कि डाइकोट में होंगे। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पर जो स्टोमेटा होगा उसके जो गार्ड सेल्स होंगे उनका शेप कैसा होगा? बीन शेप। और यहाँ पर मोनोकोट के अंदर गार्ड सेल्स का शेप कैसा होगा? दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, डाइकोट स्टेम के अंदर एपिडर्मिस के बाद आपने कौन सा लेयर पढ़ा? हाइपोडर्मिस। अब तक कितने डिफरेंस हो गए? दो। पहला डिफरेंस ये, यहाँ पर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होगा, वहाँ पर ट्राइकोम्स
एब्सेंट होगा। यहाँ पर गार्ड सेल का शेप बीन शेप, वहाँ पर दो डिफरेंस होगा। तीसरा, डाइकोट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस होगा वो किस टिश्यू से बना होगा? कॉलन का। यहाँ पर किससे बना होगा? स्क्लेरन का। तीन डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस, यहाँ पर हाइपोडर्मिस के बाद क्या था? लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक। उसके बाद कौन सा लेयर था? एंडोडर्मिस। क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको कोई एंडोडर्मिस? फोर्थ डिफरेंस, यहाँ पर कोई इस तरह का लेयर नहीं होगा पेरेन्काइमेटस सेल्स का। और फिफ्थ डिफरेंस ये कि यहाँ पर एंडोडर्मिस भी नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा डाइकोट स्टेम के एंडोडर्मिस का दूसरा नाम क्या होगा? स्टार्च शीट, स्टार्च शीट, क्योंकि इसके सेल्स के अंदर क्या स्टोर होगा? स्टार्च ग्रेन्यूल्स, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। और एंडोडर्मिस के बाद कौन सा लेयर था? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल किससे बना हुआ था? स्क्लेरन का। यहाँ पर तो पेरिसाइकल ही नहीं। पेरिसाइकल किस फॉर्म में प्रेजेंट था? सेमिलुनर। किस फॉर्म में था? सेमिलुनर। और किसके ऊपर प्रेजेंट था पेरिसाइकल? फ्लोएम के ऊपर। और वेस्क्यूलर बंडल के बीच में जो पेरेन्काइमा के सेल्स थे उनका क्या नाम था? मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज। अब ध्यान से सुनिए और फिर यहाँ पे लिख दूंगी कि वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट होगा, उसी के बीच में मेडुलरी रेज। अब ये डाइकोट स्टेम हुआ जो आपने बनाया स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, एंडोडर्मिस। इन तीनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं हम? कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। ठीक। अब आपने ये पढ़ा कि प्लांट के पास तीन टाइप के, थोड़ा लॉजिक लगाना और इसको यहाँ पर अप्लाई करना। प्लांट के पास तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम होंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ये मैंने एक स्टेम बना दिया, उसका सब कुछ लिख दिया। अब अगर मैं पूछूं कि इस स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम क्या होगा तो आप क्या कहोगे? वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम हो गया। और अगर मैं मालूम करूं इस स्टेम के अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होगा तो आप कहोगे एपिडर्मिस। यानी ये हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाएंगे? ट्राइकोम्स। तो भाई ये तो हुआ, स्टोमेटा भी आ जाएंगे। ये हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, स्टोमेटा भी होंगे, सही बात है। और ये हुआ वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। और ध्यान से सुनना, बताया गया था वहाँ पर कि एक प्लांट के पास एपिडर्मिस और वेस्क्यूलर बंडल के अलावा जितना भी टिश्यू होगा वो सब क्या कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू। तो क्या इस बात को सोचकर मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ हाइपोडर्मिस, लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज सब किस सिस्टम का पार्ट होंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? और पेज खोल कर देखो, यहाँ पर लिखे थे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अगर याद होगा तो खोलने की जरूरत नहीं, और अगर याद नहीं तो खोल कर देखो। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में लिखे थे मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। अब देखो हाइपोडर्मिस किससे बना होगा? कॉलेन्काइमा। ये तो है ही पेरेन्काइमा। और पेरिसाइकल किससे बना होगा? स्क्लेरेन्काइमा। मतलब क्या हुआ? थोड़ा समझना बहुत ध्यान से, तब समझ आएगा कि एक डाइकोट स्टेम के अंदर इतना पार्ट। देखो मैं इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके। ये सब पार्ट इस स्टेम का कौन सा सिस्टम कहलाएंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक। अब इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर पेरेन्काइमा भी आया, कॉलेन्काइमा भी, स्क्लेरेन्काइमा भी। हाइपोडर्मिस में कॉलेन्काइमा, ये तो है ही पेरेन्काइमा। एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा, मेडुलरी रेज भी पेरेन्काइमा और पेरिसाइकल स्क्लेरेन्काइमा। इसलिए मैंने जब लाइन लिखाई मैंने बोला था यहाँ पर लिख लो, आगे चलकर इसको समझेंगे। वो यहाँ से समझी जाएगी कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर तीनों टाइप के सेल्स भी हो सकते हैं, जैसे डाइकोट स्टेम का ग्राउंड टिश्यू। तो अगर आपसे पूछें एक डाइकोट स्टेम के ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा तो आपका आंसर होगा हाइपोडर्मिस, लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज। बहरहाल हम बात कर रहे थे डिफरेंस की, अंतर क्या होगा डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में। एनाटॉमी में डिफरेंस क्या होगा? पहला डिफरेंस ये आपको लिखना होगा, मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो। यहाँ पर ट्राइकोम्स होगा, यहाँ पर ट्राइकोम्स नहीं होगा। यहाँ पर स्टोमेटा
बीन शेप, यहाँ पर स्टोमेटा गार्ड, डंबल शेप। यहाँ पर हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ है? कॉलन का। यहाँ पर स्क्लेरन का। डाइकोट स्टेम के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा। डिफरेंशिएटेड का मतलब उसमें अलग अलग लेयर्स होंगी, लेकिन मोनोकोट स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में अरेंज होंगे, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे। दूसरी बात, डाइकोट स्टेम के अंदर मोनोकोट के कंपैरिजन में, डाइकोट स्टेम के अंदर मोनोकोट के कंपैरिजन में वेस्कुलर बंडल का नंबर कम होगा और मोनोकोट में ज्यादा होगा। जितने भी वेस्कुलर बंडल होंगे सबका साइज एक जैसा होगा। यहाँ पर पेरिफेरल वाले छोटे होंगे और सेंट्रल वाले बड़े। बात समझ आ रही है? यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ओपन होगा, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज होगा। तो आप हेडिंग लिखना डिफरेंस बिटवीन, एक तरफ लिखना डाइकोट स्टेम, दूसरी तरफ लिखना मोनोकोट स्टेम। एनाटॉमी, क्या अंतर होगा ये तभी समझ आ पाएगा जब दोनों का एनाटॉमी आपको मालूम हो, डाइकोट का भी मोनोकोट का। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाइकोट स्टेम और इधर मैं लिखता हूँ मोनोकोट स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, और इसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मालूम किए जाते हैं। स्टार्टिंग में ये करेंगे कि डाइकोट स्टेम के अंदर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे, लिखते रहना साथ के साथ, बता दो दिया मैंने आपको, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे। मोनोकोट स्टेम के अंदर आप लिखोगे ट्राइकोम्स एब्सेंट होंगे, ट्राइकोम्स एब्सेंट होंगे। डाइकोट स्टेम के अंदर आप लिखोगे बीन शेप गार्ड सेल होंगे, बीन शेप गार्ड सेल्स होंगे। ये डिफरेंस तभी याद होगा जब स्टार्टिंग से सब बातें मालूम हो आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग से, पहले दिन से। और दूसरा, यहाँ पर डंबल शेप गार्ड सेल्स होंगे, डंबल शेप गार्ड सेल्स होंगे। तीसरा डिफरेंस ये होगा, यहाँ पर कॉलन काइमेटस, डाइकोट स्टेम के अंदर कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस होगा। अगर मेटस लगा दे तो इसका मतलब वो बात कर रहा है कि वो पूरे सेल्स का ग्रुप। कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये जो हाइपोडर्मिस होगा वो कॉलन काइमा से बना होगा, कॉलन काइमा। और मोनोकोट स्टेम के अंदर स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होगा। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, बताना। यहाँ पर हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा, यहाँ पर हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमा। कॉलन काइमा के सेल्स में आपने ये पढ़ा कि सेल्स के कॉर्नर क्या होंगे? ठीक होंगे। और स्क्लेरन काइमा में कंप्लीट सेल वॉल ठीक होगा। तो अगर मैं आपसे मालूम करूँ ज़्यादा अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट, ज़्यादा स्ट्रेंथ डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस के पास होगा या मोनोकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस के पास होगा? मोनोकोट, क्योंकि मोनोकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस में जो सेल्स होंगे वो कंप्लीटली ठीक होंगे और यहाँ पर सेल सिर्फ कॉर्नर से ठीक होंगे। तो इस बात को भी याद रखना। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड। डाइकोट स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होगा। डिफरेंशिएटेड का मतलब अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, बस हाइपोडर्मिस, उसके बाद सब कुछ ग्राउंड टिश्यू। इसलिए यहाँ लिखेंगे ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब अलग अलग फॉर्म, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल जो कि वहाँ पर प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स,
पेरिसाइकल, इसके अलावा पिथ, ये सब यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू के बाद आप डिफरेंस लिख सकते हो कि यहाँ पर डाइकोट स्टेम के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे, डाइकोट स्टेम के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे उनका नंबर वहाँ के कंपैरिजन में कम होगा। दोनों के वेस्क्यूलर बंडल के बीच डिफरेंस याद रखना जरूरी, इस पर सवाल पूछा जाता है। मोनोकोट स्टेम डाइकोट स्टेम के वेस्क्यूलर बंडल में क्या फर्क होगा, तो आप कहेंगे वेस्क्यूलर बंडल यहाँ पर फ्यू इन नंबर, उसके कंपैरिजन में फ्यू इन नंबर, यहाँ लिखोगे मोर इन नंबर, यहाँ नंबर में ज़्यादा होगा, कुछ ही नंबर होगा डाइकोट के अंदर, ज़्यादा नंबर होगा मोनोकोट के अंदर। दूसरा, डाइकोट के अंदर सेम साइज के वेस्क्यूलर बंडल होंगे, जितने भी वेस्क्यूलर बंडल होंगे सबका साइज एक जैसा होगा, लेकिन मोनोकोट स्टेम के अंदर कहा गया वेस्क्यूलर बंडल नोट सेम साइज नहीं होगा। मतलब ये हुआ पेरिफेरल वाले स्मॉल और सेंट्रल वाले लार्ज। चाहो तो भी लिख सकते हो आप, यहीं पर मैंने लिख दिया नोट सेम साइज। उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हो वेस्क्यूलर बंडल का कैसा अरेंजमेंट होगा, रिंग अरेंजमेंट, रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे, रिंग अरेंजमेंट। और यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल कैसे होंगे, स्कैटर्ड, बिखरे हुए होंगे पूरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर, डिस्पर्स होंगे, बिखरे हुए होंगे। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल होगा कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन। ओपन का मतलब ये हुआ कि जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होगा, वेस्क्यूलर कैंटिलिवर। यहाँ पर लिखोगे वेस्क्यूलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज। और डिफरेंस कोई वेस्क्यूलर बंडल के बीच, नंबर यहाँ कम होगा, वहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ सबका साइज सेम होगा, वहाँ पर सेम नहीं होगा, यहाँ रिंग अरेंजमेंट, वहाँ पर स्कैटर्ड, यहाँ पर कॉन्जॉइंट ओपन, वहाँ पर कॉन्जॉइंट क्लोज। एक डिफरेंस ये कि यहाँ पर बंडल शीट एब्सेंट, बंडल शीट एब्सेंट। जाइलम फ्लोएम के अराउंड कोई स्पेशल टाइप का लेयर नहीं होगा, इसलिए बंडल शीट एब्सेंट, और वहाँ पर बंडल शीट प्रेजेंट। मोनोकोट स्टेम के अंदर बंडल शीट प्रेजेंट होगा, बंडल शीट प्रेजेंट। लिख लिए, यहाँ पर लिखना नो सेकेंडरी ग्रोथ, कोई सेकेंडरी ग्रोथ अकर, डाइकोट स्टेम में लिखना सेकेंडरी ग्रोथ अकर, यहाँ पे लिखना नो सेकेंडरी ग्रोथ, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा मोनोकोट के अंदर। ये सवाल में पूछा जाता है मेडुलरी रेस किस स्टेम में होंगे, तो मेडुलरी रेस किसके पास होंगे, डाइकोट, है ना। तो इस डिफरेंस को एक बार पढ़ लो, कोई आपको लग रहा हो डिफरेंस रह गया तो उसको बताओ, उसको लिखना। वो तो आ ही गया जब एंडोडर्मिस नहीं होगा, तो यहाँ एंडोडर्मिस होगा, उसी का नाम स्कार शीट होगा, वहाँ एंडोडर्मिस नहीं होगा तो स्कार शीट भी नहीं होगा। ग्राउंड टिश्यू वाले तो सारे टॉपिक हो गए, यहाँ पर पेरिसाइकल होगा, वहाँ पर पेरिसाइकल नहीं होगा, है ना। यहाँ पर पिच होगा, वहाँ पर पिच नहीं होगा। एक जनरल नाम लिख दिया ग्राउंड टिश्यू, है ना। तो इसको पढ़ लो, कोई डिफरेंस रह गया हो तो उसको देखो। एक डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया गया आपकी बुक के अंदर, उसको देखते हैं, उसको भी बना लेते हैं। हो सकता है वो डायग्राम ही आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, हो सकता है ऐसा हो जाए, इसलिए उसको भी बना ले रहे हैं। सर जो ग्राउंड टिश्यू होगा मोनोकोट स्टेम के, उसके भी पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, सिर्फ
पैरेन्काइमा, चाहो तो लिख सकते हो ग्राउंड टिश्यू मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू ओनली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, लिख दो इस डिफरेंस को। डाइकोट स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू में तीनों टाइप के टिश्यू होंगे और मोनोकोट के ग्राउंड टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू होगा। देखो एनाटॉमी के अंदर कुछ नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर मालूम हो और डिफरेंस मालूम हो, बस उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइकोट में लिखे ना ग्राउंड टिश्यू मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मोनोकोट में लिखना ग्राउंड टिश्यू ओनली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। वेस्कुलर बंडल के डिफरेंस याद रखना दोनों के। कॉन्जेक्टिव टिश्यू कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? रूट्स के अंदर होगा, है ना। और यहाँ पर डाइकोट स्टेम के अंदर वैसे ही क्या प्रेजेंट होगा? मेडुलरी एज वेस्कुलर बंडल के बीच में। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर और बनाते हैं, फिर स्टेम खत्म कंप्लीट जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ डाइकोट स्टेम, और एक तरफ लिखते हैं मोनोकोट स्टेम। क्या होगा? समझ नहीं आ रहा कुछ? आ जाएगा ध्यान से। डाइकोट स्टेम के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा उसको हम लिखेंगे एपिडर्मिस। कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाएगा, कंप्लीट। अभी तक तो देख रहे थे एक पार्ट ऐसे, फिलहाल जो पढ़ रहे थे ना अब तक, वो यहाँ से यहाँ की तरफ चले, कोई एक पार्ट लिया था हमने, एक साइड और कंप्लीट डाइकोट स्टेम। और इस कंप्लीट डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस के सब क्या होंगे? ट्राइफॉर्म्स, मल्टी सेलुलर इलोंगेशन। रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होगा हाइपोडर्मिस, ये रहा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पर कुछ लेयर होंगी, लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। पहले कितना लिखते हैं इसके बारे में, ये रहे ट्राइकोम्स। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया गया आपकी बुक के अंदर, ट्राइकोम्स। ये दिखाया गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसको कहा गया हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और यहाँ से यहाँ तक कही गई लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। उसके बाद कौन सा लेयर होगा? एंडोडर्मिस। जब एंडोडर्मिस को कंप्लीट फॉर्म में देखा जाता है तो कहा गया वो नजर आता है वेवी फॉर्म। वेवी फॉर्म का मतलब क्या होगा? इस तरह से वेव की फॉर्म, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट होगा वेवी एंडोडर्मिस। हमने तो एक पार्ट का देखा था, एक पार्ट, इसलिए उसको सिंपल बना दिया था। कंप्लीट बनाने का मकसद भी यही, ताकि समझ आए किस तरह से होगा वेवी एंडोडर्मिस, वेवी एंडोडर्मिस। इसी वेवी एंडोडर्मिस को फिर से एक बार लिख देते हैं, हम कहेंगे स्टार्च शीट। यहाँ पर प्रेजेंट होंगे स्टार्च ग्रेन्स, और यहीं पर होगा रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। अभी पेरिसाइकिल बाद में बनाएंगे, फ्लोएम के ऊपर पहले मैं बनाता हूँ। ये एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये मेरे पास एक थर्ड वेस्कुलर बंडल। ये सब वेस्कुलर बंडल्स, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। इन्हीं वेस्कुलर बंडल में होगा ये फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जो आपने पहले भी पढ़ा। फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। एंडार्च बना लेना इसको। फिर दूसरी तरफ बनाएंगे मोनोकोट, फ्लोएम, कैम्बियम,
मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। यही था रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। और फ्लोएम के ऊपर पैचिस की फॉर्म में कौन सा लेयर होगा? पेरिसाइट, पेरिसाइट, ये हमारा पेरिसाइट। पैचेस की फॉर्म में, मतलब कंप्लीट लेयर नहीं होगा, पेरिसाइकल कंप्लीट लेयर नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये रहा पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल बना हुआ स्क्लेरेन्काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ इसको। स्क्लेरेन्काइमा से बना होगा और हाइपोडर्मिस कोलेन्काइमा से बना होगा। और पेरिसाइकल प्रेजेंट होगा अबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर, वहाँ पर भी लिखे थे हम, अबव द फ्लोएम। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस, सेमिलुनर पैचेस। और बाकी वेस्क्यूलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होगा मेड्यूलरी रेस, यहाँ पर मेड्यूलरी रेस, मेड्यूलरी रेस पेरेन्काइमा सेल से बने होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर हेल्प करेंगे मेड्यूलरी रेस। और ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को कहेंगे पिक। ये कंप्लीट डाइकोट स्ट्रक्चर। मोनोकोट बहुत आसान, उसके अंदर तो सब होगा ही नहीं, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये रहा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और बस स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल लिखा था, ये रहा इसका एपिडर्मिस। आप दोबारा लिख लेना नाम चाहो, ये एपिडर्मिस और ये इसका हाइपोडर्मिस। लेकिन यहाँ का जो हाइपोडर्मिस होगा, यहाँ वाला, वो बना होगा स्क्लेरेन्काइमा, ताकि डिफरेंस भी समझ आ जाए, इसलिए एक साथ बनाना जरूरी है। एनाटॉमी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, 4 क्वेश्चन, 5, 3, इस तरह से। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और बाकी वेस्कुलर बंडल बना दो, यहाँ सब वेस्कुलर बंडल, ये होगा पेरिफेरल पार्ट, ये होगा सेंट्रल पार्ट, या आउटर पार्ट, इनर पार्ट, यहाँ सब वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे। पूरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल सेंटर की तरफ जो होंगे तो थोड़े बड़े होंगे, लार्ज होंगे, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल लार्ज होंगे, बड़े। पेरिफेरल वाले छोटे होंगे। वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो लेयर होगा उसको कहोगे ग्राउंड बंडल शीट, बंडल शीट, बंडल शीट। और ये बाकी पार्ट कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। स्टेम हुआ कंप्लीट, डाइकोट, मोनोकोट।
मोनोकोट स्टेम हो या फिर रूट हो। अभी हम पढ़ेंगे मोनोकोट लीफ। उन सब के फ्लोएम में जाइलम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा। जब जाइलम पैरेन्काइमा लिखा है तो वहाँ पर एक लाइन लिखे थे, जाइलम पैरेन्काइमा सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकोट्स। एक लाइन लिखा है वहाँ पर कि मोनोकोट्स के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा। अब वो चाहे स्टेम वाला हो या फिर लीफ हो या रूट हो, किसी भी पार्ट के अंदर मोनोकोट्स की बात कर रहे हैं, मोनोकोट प्लांट्स। तो हम पढ़ रहे थे पैरेन्काइमा, तो वहाँ पर दो पैरेन्काइमा के टाइप पढ़े थे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट्स के अंदर नहीं होता है। अब वो चाहे किसी भी पार्ट की आप बात करो, एक जनरल पॉइंट था कि फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट्स में नज़र नहीं आता, वो रूट हो या स्टेम हो या फिर लीफ हो। अगर इसको बना लिए तो हेडिंग डालना एनाटॉमी ऑफ लीफ, लीफ का एनाटॉमी। अगर इन सबको बना लिए तो हेडिंग लिखना एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ के अंदर पहले लिखेंगे डाइकोटिलियम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ। डाइकोट मोनोकोट का पहचान स्टार्टिंग में सिखा दिए थे आपको, डाइकोट किसको कहोगे, मोनोकोट। अब थोड़ी बात समझना, थोड़ी इम्पोर्टेंट बात समझने वाली। तो ये कि आप ऐसा मानो कि ये हमारे पास कोई लीफ, डाइकोट लीफ, और ये लीफ अटैच होगा इस स्टेम से। समझने के लिए इसको स्टेम मानो, इसको लीफ मानो। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि इस तरह से लगी होगी। अब अगर ये इस तरह से लगी होगी तो कहा गया इसका जो ये वाला सरफेस होगा, इस पर सनलाइट डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आएगा, और ये वाला जो सरफेस होगा नीचे वाला, इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली सनलाइट नहीं आएगा। अब देखना, अक्सर एक पहचान भी बताई थी, डाइकोट लीफ के अंदर होगा रेटिकुलेट वेनिश। आप किसी भी डाइकोट लीफ को देखना, उसका वो सरफेस जो सनलाइट के कांटेक्ट में हो, अगर ये वाला सरफेस मैं कहूँ सनलाइट के कांटेक्ट में होगा डायरेक्टली, ये नहीं होगा, तो क्या मैं इस सरफेस को ये कह सकता हूँ कि ये टूवर्ड द अर्थ होगा, यानी इसका जो फेस होगा वो अर्थ की तरफ होगा, ग्राउंड की तरफ होगा, और ये वाला जो होगा ये अवे फ्रॉम द, इसका जो सरफेस होगा वो अर्थ से या ग्राउंड से दूर होगा। तो दो सरफेस को दो तरह से समझा गया, एक वो सरफेस जो जिस पर डायरेक्टली सनलाइट का एक्सपोजर होता हो, और एक वो सरफेस जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली सनलाइट ना आता हो। ये वाला सरफेस आप देखना डार्क ग्रीन होगा, और ये वाला लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। अब आपको फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ाया गया, फोटोसिंथेसिस के अंदर कि कलर देने का काम किसका होता है, कलर देने का काम किसका होता है, पिगमेंट। किसी का भी कलर, कोई भी पार्ट हो, उसके कलर के पीछे रीजन क्या होगा, पिगमेंट। और पिगमेंट का काम करने का तरीका ये बताया गया कि भाई पिगमेंट पर जो लाइट, जो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर वो कुछ पार्ट क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट। पिगमेंट जिस भी पार्ट, यानी जो हमारा वाइट लाइट होगा, उसके जिस भी पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब ये हुआ वाइट लाइट का मतलब क्या हुआ, रिफ्यू। अब ये लाइट आकर इस लीफ के सरफेस पर पड़ा। अब इस लीफ के जो सेल्स होंगे, उन सेल्स के अंदर जो पिगमेंट होगा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसके कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिस पार्ट को वापस भेज देगा वही पार्ट हमको कलर की फॉर्म में नजर आएगा। ये पिगमेंट के अंदर सिखाया गया। तो अगर आपको लीफ ग्रीन नजर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि लीफ के सरफेस पर जो लाइट आकर पड़ा, उसके अंदर जो पिगमेंट थे, उन पिगमेंट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन उसके मेनली किस पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया, ग्रीन। इसलिए हमको लीफ कैसा नजर आया, ग्रीन।
अब समझाने वाली बात ये कि जो वो पार्ट लीफ का, डाइकोट लीफ को समझा रहे हैं, डाइकोट लीफ का वो पार्ट जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली लाइट हो उसको कहते हैं वेंट्रल पार्ट या वेंट्रल सरफेस। अभी मैं बनाऊंगा वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस का मतलब आप कह सकते हो अपर सरफेस। वेंट्रल सरफेस का मतलब अपर सरफेस। और इसका कलर कैसा होगा? डार्क ग्रीन। यानी क्या मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ कि वेंट्रल सरफेस डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा किसके? सनलाइट। और वेंट्रल सरफेस अवे होगा, दूर होगा किससे? उसका जो फेस होगा वो किससे दूर होगा? ग्राउंड या अर्थ। और जो नीचे वाला सरफेस होगा उसको कहा गया डॉर्सल सरफेस। या फिर इसी डॉर्सल सरफेस को मैं क्या लिख सकता हूँ? लोअर सरफेस। और डिफाइन पहचान क्या होगी? पहचान ये होगी लाइट ग्रीन और फेसेस टूवर्ड द अर्थ, अवे फ्रॉम द सन। अब देखो इसको पहले बना कर भी दिखाते हैं, जो बात मैंने आपको समझाई इसी बात को बना कर दिखाता हूँ। मान लो ये स्टेम, ये मेरे पास एक स्टेम और ये इस स्टेम से अटैच कोई लीफ। लीफ का जो सबसे थिक पार्ट होता है, थिक पार्ट जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, उसको कहा जाता है मिडरिप। क्या बोलते हैं उसको? मिडरिप। देखना बीच में होता है थिकेस्ट पार्ट लीफ। अब अगर ये डाइकोट लीफ होगा, आप देखकर पहचान लोगे, प्लांट के लीफ को देखकर पहचान लोगे कि ये मोनोकोट होगा कि डाइकोट। और इस तरह से कि यहाँ पर जो वेन्स होंगे, वेन्स का मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होगा वेस्क्यूलर बंडल। वेन्स और वेनलेट्स, छोटे छोटे ये सब वेनलेट्स, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? नेटवर्क। ये नेटवर्क। और इस नेटवर्क वाले पैटर्न को या अरेंजमेंट को आप क्या नाम देते हो? रेटिक्यूलेट वेनिस। रेटिक्यूलेट का मतलब ये होता है नेटवर्क, यानी इस वर्ड का मतलब ये होता है नेटवर्क, जाल बना होना, जाल की फॉर्म में प्रेजेंट होना। ये होगा रेटिक्यूलेट वेनिस। थिकेस्ट पार्ट को क्या कहोगे? मिडरिप। मिडरिप। अब मैं इसको कुछ इस तरह से बनाता हूँ ताकि बात हमें समझ आ जाए। देखो आप कैसे समझोगे? आप ये समझोगे ये वाला अपर सरफेस और ये वाला लोअर सरफेस। यानी आप इसको लिखोगे ऐसे, ये रहा हमारे पास वेंट्रल या फिर अपर सरफेस। कलर कैसा होगा? डार्क ग्रीन। और ये रहा हमारे पास डॉर्सल या फिर लोअर सरफेस। तो दिक्कत इसको लिखेंगे डार्क ग्रीन और इसको लिखेंगे फेसिंग टूवर्ड्स सनलाइट। दो पहचान। और इसको लिखेंगे लाइट ग्रीन और इसको लिखेंगे फेसिंग टूवर्ड ग्राउंड। लिख देना जमीन, अर्थ भी वही बात लिख सकते हैं, फेसिंग टूवर्ड ग्राउंड। अब सुनो, इसी वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से डाइकोट लीफ को कहा जाता है डोर्सी वेंट्रल लीफ। डोर्सी वेंट्रल लीफ मतलब एक ऐसा लीफ जिसके पास एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ आप किसको कहोगे, तो आप कहेंगे जिसके पास एक अपर सरफेस हो, लोअर सरफेस हो, जिसके पास एक डार्क ग्रीन पार्ट हो, एक लाइट ग्रीन जो डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में हो, जो डायरेक्टली या जिसका फेस अर्थ की तरफ हो। पहले इतनी बात लिखना, फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर
डाइकोट लीफ को ही कहा जाता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। देखिए अब जो इसको स्टडी करने का तरीका वही है, इसका एक पार्ट लीजिए, मतलब ये हुआ कि अगर ये लीफ था तो इतना पार्ट इसका लो और इसको इस तरह से कट करो। जनरली ऐसे हम कट करेंगे, ये मान लो ये हमारे पास लीफ, और अगर हमें ये देखना होगा इस लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में होगा क्या, ऐसे भी बहुत आसान समझने के लिए। देखो वो आसान इसलिए कि इसके पास सिर्फ 3 ही पार्ट होंगे जनरली। एक तो ये कि इसका ऊपर वाला एपिडर्मिस होगा और एक नीचे वाला। एपिडर्मिस का मतलब कवरिंग, यानी एक इसके पास अपर सरफेस पे कवरिंग होगा और एक लोअर सरफेस। अब देखो लीफ इतना थिक नहीं होगा, है ना, ये जो डस्टर है ना लीफ नहीं, ये समझाने के लिए इसकी जो थिकनेस होगी वो इतनी नहीं होगी। आप मान के चलो कि बस एक ऊपर वाला सरफेस एक नीचे वाला सरफेस, यानी एक ऊपर वाला एपिडर्मिस और एक नीचे वाला एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को क्या नाम देते थे, एडेक्सियल, और लोअर एपिडर्मिस को क्या बोला जाता था, एबैक्सियल। ठीक, तो पहले यही काम करते हैं, पहले ऊपर और नीचे वाला सरफेस बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लीफ उसका एक ऊपर वाला सरफेस दिखाते हैं, ये रहा अपर सरफेस, और फिर यहाँ पर बनाते हैं लोअर सरफेस, नीचे वाला सरफेस। इनके नाम आप लिख सकते हो, नाम कैसे लिख सकते हो, इसको कहोगे एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल का मतलब ऊपर वाला है ना, डी ऊपर वाला, और इसको कहोगे एबैक्सियल, एबैक्सियल। ये तब बताया था जब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा रहे थे ना, एबैक्सियल एपिडर्मिस। अगर आपके याद हो तो पॉइंट हमने लिखा था, पॉइंट वो ये था, हाँ, एबैक्सियल में नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होगा और एडेक्सियल में नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट था ये, यहाँ पर क्या होगा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। ये भी देखा गया कि किसी डाइकोट लीफ के पास ऊपर वाले सरफेस पर स्टोमेटा होता ही नहीं, या तो वो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा या फिर ऐसा तो स्टोमेटा एब्सेंट, और नीचे वाले सरफेस पर क्या होगा, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब इसका थोड़ा सा रीजन समझो, ऐसा क्यों, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा के 2 काम मैंने आपको बताए, एक काम था गैसियस एक्सचेंज और दूसरा काम था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब ये हुआ सेल के अंदर से वाटर का निकलना किस फॉर्म में,
गैसियस वेपर फॉर्म में निकलना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब आप खुद बताओ, एक सिंपल सा लॉजिक ऐसे सोचकर कि जितना ज्यादा स्टोमेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन का जब आप प्रोसेस पढ़ोगे तो उसके अंदर आप ये पढ़ोगे ट्रांसपीरेशन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसमें एक फैक्टर होता है लाइट। एक फैक्टर क्या होगा, लाइट। अभी के लिए ऐसा समझो, क्योंकि ट्रांसपीरेशन कंप्लीट नहीं पढ़ा, तो समझने के लिए कि जितना ज्यादा लाइट होगा, जितना ज्यादा लाइट होगा ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ट्रांसपीरेशन तो तब होगा ना जब क्या होगा, स्टोमेटा। अब हमने ये पढ़ा कि भाई जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होगा, यानी जो ऊपर वाले सरफेस का एपिडर्मिस होगा, उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में लाइट होगा। अब जब डायरेक्ट कांटेक्ट में लाइट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस क्या होगा, कम होगा। और यहाँ नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे लेकिन लाइट उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा, यानी नीचे वाले ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होगा, मतलब सेल के अंदर से वाटर का निकलना, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, लाइट। अब नीचे लाइट नहीं आएगा लेकिन नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे, यानी स्टोमेटा का नंबर तो होगा लेकिन ट्रांसपीरेशन के लिए जो फैक्टर लाइट वो बहुत कम अवेलेबल होगा नीचे की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में तो ऊपर वाले के होगा, नीचे वाले के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा। तो फायदा ये होगा कि नीचे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हुए भी ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नीचे डायरेक्टली लाइट नहीं पहुंचेगा। सिंपल सा वैसे समझो, ये लाइट ज्यादा, स्टोमेटा ज्यादा, तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा। लाइट कम, स्टोमेटा ज्यादा, लाइट कम, स्टोमेटा ज्यादा, ट्रांसपीरेशन कम। तो ऊपर सोचो, स्टोमेटा कम, लाइट ज्यादा, तो ट्रांसपीरेशन कम। नीचे स्टोमेटा ज्यादा, लाइट कम, तो ट्रांसपीरेशन कम। तो ट्रांसपीरेशन कम हो ये प्लांट के लिए फायदेमंद, बताएंगे आगे चलकर। तो इसका एक रीजन मैंने वहां आपको कहा भी था, जब लिखाया तो जब एनाटॉमी पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसका रीजन क्या होगा। अब यहाँ पर एडेक्सियल एपिडर्मिस हो या एबैक्सियल, क्या प्रेजेंट होगा, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। अब देखो मैं यहाँ पर स्टोमेटा दिखाई नहीं, यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने लिख दिया कि यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। अब क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टोमेटा का सेपरेट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, डाइकोट लीफ के अंदर हमने बनाया था किडनी शेप गार्ड सेल्स, उसके कांटेक्ट में कौन से सेल, सब्सिडियरी सेल, और उसके अराउंड एपिडर्मिस। सेम वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं दिखा रहे, यानी जो डाइकोट लीफ लिखकर एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था वही यहाँ पर प्रेजेंट होगा कुछ पॉइंट, ठीक। तो ये हुआ हमारा इसका ऊपर वाला कवरिंग, नीचे वाला। अब दूसरी बात, जब आपको पढ़ाया गया पेरेन्काइमा, पढ़ाया गया पेरेन्काइमा, उसके अंदर हमने ये कहा कि वो पेरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ऐसा पेरेन्काइमा जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या नाम दोगे, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा का मतलब हुआ ऐसा पेरेन्काइमा जिसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट। और लीफ के अंदर आप इसी क्लोरेन्काइमा को क्या कहोगे, मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। और डाइकोट लीफ के अंदर कितने टाइप के होंगे, दो टाइप, एक होगा पेलिसेड मेसोफिल और दूसरा स्पॉन्जी, तो यहीं पर प्रेजेंट होगा। मेसो का मतलब होता है मिडिल, मेसो का मतलब मिडिल, और फिल का मतलब होता है लीफ। तो एक ऊपर हुआ, एक नीचे हुआ, तो जाहिर है जो बीच में होगा। तो मेसोफिल सेल्स का मतलब वो सेल्स जो ऊपर वाले सरफेस या ऊपर वाले एपिडर्मिस और नीचे वाले एपिडर्मिस के बीच में। अब तो यहाँ पर पेलिसेड मेसोफिल होगा और स्पॉन्जी मेसोफिल होगा, उसका अरेंजमेंट समझना। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, एक एडेक्सियल एपिडर्मिस के बाद या जो उसके सेल्स होंगे उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे पेलिसेड मेसोफिल। इसका शेप लिख देना वहां पर, कॉलमनार, कॉलम लाइक, जैसे कॉलम होते हैं उस तरह से। कॉलम सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से इन सेल को क्या कह सकता हूँ, क्लोरेन्काइमा। तो ये सब सेल्स होंगे पेलिसेड मेसोफिल, कॉलम लाइक सेल्स, पिलर लाइक सेल्स। इसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बीच में बता रहा हूँ क्या प्रेजेंट होगा, पहले बना दूं फिर समझाते हैं इसको। कॉलमनार सेल्स, और इनका नाम होगा पेलिसेड
मीसोफिल। इन सब के अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, ताकि क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान किस फॉर्म में बनेगा फूड? फ्लोएम तो पढ़ाए थे, जब बताया जब फ्लोएम पढ़ाया था ना, फ्लोएम किस फॉर्म में सिंथेसाइज होगा? ग्लूकोज बनने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? सुक्रोज। बताया था ना कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो बहरहाल फोटोसिंथेसिस की वजह से मैंने बताया ये रहा पेरिसेड मेसोफिल, तो यहाँ पर और इसी के नीचे प्रेजेंट होगा कौन सा मेसोफिल? स्पॉन्जी मेसोफिल। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा कहाँ पर? स्पॉन्जी। इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्लोरोफिल। तो इतने मेसोफिल को आप क्या कहोगे? पेरिसेड मेसोफिल, और इसको कहोगे स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल। पहले अपना स्ट्रक्चर बनाओ, बीच में जगह छोड़कर जल्दी से बनाओ। स्पॉन्जी मेसोफिल लूजली अरेंज होंगे, कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ। लूजली अरेंज्ड, लूजली अरेंज का मतलब हुआ कि इनके बीच स्पेस प्रेजेंट होगा। इनको ऐसे भी लिखा गया आपकी एनसीईआरटी के अंदर, पेरिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कोई बात है, मेसोफिल इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, तो उन्होंने लिख दिया पेरिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पेरिसेड पैरेन्काइमा में बात याद रखना, कहा गया अरेंज वर्टिकली, अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल, वर्टिकली और पैरेलल। इसको ऐसे याद रखना, देखो पहले बताया ढक्कन ऊपर बॉटल नीचे है ना, तो डी वाला ऊपर और बी वाला नीचे है ना। ढक्कन ऊपर होता है बॉटल का, तो डी जिसमें डी आएगा वो ऊपर वाला एड, बस इसमें डी और बी का ही फर्क है, डी और बी। तो जिसमें डी आएगा वो ऊपर और बी वाला नीचे। देखो यहाँ पर बना लिया इसको, जल्दी से बना। एडेक्सियल, एडेक्सियल और मेसोफिल, चाहो तो ऐसे लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी में लिखा गया पेरिसेड पैरेन्काइमा, दोनों नाम सही, आप पेरिसेड मेसोफिल कहो या पैरेन्काइमा कहो। इसी को कहा गया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पेरिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या फिर मेसोफिल। यहाँ पर भी होंगे तो डायरेक्ट नीचे तक एपिडर्मिस के कांटेक्ट में।
यहाँ समझना होगा वेस्क्यूलर बंडल, और वेस्क्यूलर बंडल के अंदर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। ये जो जाइलम फ्लोएम होंगे ना, वो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे इन वेन्स के अंदर। वेन्स के एक बात यहीं पर समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये जो वेन्स हमको नजर आएंगे, इन्हीं वेन्स के अंदर प्रेजेंट होगा जाइलम फ्लोएम, जिसको हम कहेंगे वेस्क्यूलर बंडल। कहा गया कि डाइकोट लीफ के अंदर जो वेन्स का थिकनेस होगा वो सेम नहीं होगा, मतलब सब वेन्स का थिकनेस एक जैसा नहीं होगा। कुछ ऐसी होंगी जो बड़ी होंगी या जिनका थिकनेस ज़्यादा होगा, और कुछ वेन्स ऐसी होंगी जिनका थिकनेस कम होगा। कहा गया जो साइज ऑफ वेस्क्यूलर बंडल होगा, कि वेस्क्यूलर बंडल छोटा होगा कि बड़ा होगा, मतलब उसमें जाइलम फ्लोएम ज़्यादा होंगे कम होंगे, या फिर उसके एलिमेंट्स बड़े होंगे छोटे होंगे। साइज ऑफ वेस्क्यूलर बंडल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ वेन्स। मतलब अगर बड़े साइज के वेन्स होंगे तो वेस्क्यूलर बंडल भी कैसे होंगे? बड़े। और छोटे वेन्स होंगे तो वेस्क्यूलर बंडल भी कैसे होंगे? मतलब ये हुआ कि डाइकोट लीफ के अंदर जितने भी वेस्क्यूलर बंडल होंगे उन सबका साइज एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि डाइकोट लीफ के अंदर जो वेन्स होंगे उनका साइज सेम नहीं होगा। जैसे भी हमने पढ़ा कि डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर बंडल का साइज सेम होगा, मोनोकोट स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर बंडल का साइज डिफरेंट होगा, मोनोकोट स्टेम के अंदर डिफरेंट होगा। वैसे ही लीफ के अंदर वो वेन्स जो बड़ी हो या जिनकी थिकनेस ज्यादा हो, वहां पर बड़े साइज के वेस्क्यूलर बंडल, और वो वेन्स जो छोटी हो, थिकनेस कम हो, वहां पर छोटे साइज के वेस्क्यूलर बंडल। और वेस्क्यूलर बंडल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर फ्लोएम होगा जनरली, जाइलम होगा ऊपर की तरफ और फ्लोएम होगा नीचे की तरफ। और जाइलम फ्लोएम से मिलकर ये जो वेस्क्यूलर बंडल बनेगा, कहा इसके अराउंड एक शीट प्रेजेंट होगा, जिस तरह आपने मोनोकोट स्टेम के अंदर पढ़ा। क्या नाम दोगे उस शीट को? बंडल शीट, सेल्स का शीट होगा इस तरह से। लेयर ही बना दे रहा हूँ सेल्स का, ये सेल्स का लेयर। इस सेल्स के कंप्लीट लेयर को, ये वाला लेयर, इस लेयर को नाम दोगे बंडल शीट। जो बंडल शीट वाले सेल्स होंगे वही थोड़ा एक्सटेंडेड होंगे। एक्सटेंडेड का मतलब ये हुआ कि वो एक तो लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और दूसरा ग्रुप की फॉर्म में। वो ऊपर वाले एपिडर्मिस तक और नीचे वाले एपिडर्मिस तक प्रेजेंट होंगे। मतलब जो फिलहाल मैं सेल्स बना रहा हूँ वो सेल्स उसी टाइप के सेल्स होंगे जो बंडल शीट के सेल्स होंगे, लेकिन यहाँ वो इस तरह सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, एक तो कंप्लीट लेयर होगा, जाइलम फ्लोएम के अराउंड एक कंप्लीट लेयर होगा, उसके बाद कुछ एक्सटेंडेड लेयर होंगी, यानी कुछ लेयर इस तरह से एक्सटेंड होंगी कि वो एडेक्सियल एपिडर्मिस के कांटेक्ट में होंगी, और कुछ लेयर इस तरह से अरेंज होंगी कि वो एबैक्सियल एपिडर्मिस के कांटेक्ट में होंगी। इन लेयर्स को या इन सेल्स को कहा जाता है एक्सटेंडेड सेल्स ऑफ बंडल शीट। ये बंडल शीट के एक्सटेंडेड सेल्स ऑफ बंडल शीट। और बाकी जितना भी स्पेस होगा यहाँ पर कैसे सेल्स होंगे? अपने मेसोफिल सेल्स, है ना। इस अरेंजमेंट को बना लेंगे। ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा, ये स्पॉन्जी मेसोफिल होगा। इसको हम कहेंगे जाइलम फ्लोएम से जो मिलकर बना, इसको कहेंगे वेस्क्यूलर बंडल। और वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड ये बंडल शीट। अब तो बस अरेंजमेंट पढ़ना है, जाइलम फ्लोएम ये सब तो पहले पढ़ लिए थे। ये सेल्स फोटोसिंथेसिस होंगे, फोटोसिंथेटिक वाले सेल्स। यहाँ पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा वाले सेल्स होंगे, ये भी पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमा। लेकिन इन सेल्स के बीच में जनरली इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, भले ही यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से बनाया, स्पेस नजर आ रहा है। जो बंडल शीट के एक्सटेंडेड सेल्स होंगे उन सेल्स के बीच में कोई गैप या कोई जगह नहीं होगी। जाइलम ऊपर, फ्लोएम नीचे। यानी अगर हम ऐसा माने कि हमारे पास एक वेन, इस कितना बड़ा वेन,
तो इसके अंदर ऊपर की तरफ होगा जाइलम, यानी जो जाइलम के एलिमेंट्स होंगे वो ऊपर अरेंज होंगे, फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होंगे वो नीचे। और इस वेस्क्यूलर बंडल को मालूम आप क्या कहोगे, इसको कहोगे कॉन्जॉइंट, है ना, कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्क्यूलर बंडल। कॉन्जॉइंट इसलिए जाइलम फ्लोएम एक साथ होंगे और क्लोज इसलिए यहाँ पर कैम्बियम नहीं। वेस्क्यूलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डाइकोट लीफ के अंदर वेस्क्यूलर बंडल का जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा वेन्स के साइज पर। वेन्स का साइज बड़ा तो वेस्क्यूलर बंडल का साइज भी बड़ा होगा, और अगर वेन्स छोटी होंगी तो वेस्क्यूलर बंडल भी छोटे होगा। जनरली लीफ के पास 3 ही टिश्यू होते हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। जब टिश्यू सिस्टम बता रहे थे वहां पर देखना कॉपी में ऐसे लिखा था लीफ, और एक लीफ के पास 3 ही टाइप के सिस्टम होंगे। तो उसका एपिडर्मिस होगा, ये तो आ जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होगा स्ट्रोमेटा होंगे, क्यूटिकल होंगे। तो ये जो एपिडर्मिस और स्ट्रोमेटा वाला पार्ट हुआ ये आएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। और बाकी बीच में जो सेल्स होंगे वो मेसोफिल सेल्स होंगे, वो डिफरेंशिएटेड होंगे 2 टाइप के अंदर। और इसके अलावा यहाँ होगा वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल के अंदर ही आप कंसीडर करोगे बंडल शीट को जनरली। तो फिर हम यहाँ ये बात कहेंगे, ये तो हुआ वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट। वहां पर भी लिखे थे मेसोफिल सेल्स किसका पार्ट होंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये हुआ वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट। 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं प्लांट के पास, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये रहा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो इसको बना लेना और इसको याद रखना। कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे मोनोकोट लीफ, फिर कंपेयर करेंगे कि डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ के अंदर क्या डिफरेंस होगा, और उसके साथ साथ लीफ, स्टेम और रूट, फिर उन तीनों में कंपैरिजन आपको बताएंगे। इतना याद रखना, बाकी कल पढ़ेंगे।